हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी कि सक्सेस कभी भी ये नहीं हो गया कि सक्सेस मिल गई तो बस आगे कुछ करना नहीं है। सफलता मिलने के बाद भी उस सफलता को बनाए रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, राइट। फेलियर इज़ नॉट फेटल, फेलियर ऐसा नहीं है कि अंत है, बस अब जीवन में एक बार फेलियर मिल गया तो आपके जीवन का अंत ही समझ लो, ऐसा भी नहीं है। बट फेलियर मिलने के बावजूद भी, सफलता मिलने के बावजूद भी अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें तो वो जो करेज है, वो जो हिम्मत है, वो जो दृढ़ निश्चय है कि मुझे फिर भी मेहनत करनी है, उसी को, वही जो मेहनत है वही काम आती है, वही काउंट करता है, वही मैटर करता है। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Data released by the National Statistical Office on Tuesday showed that retail inflation, बोल रहे हैं जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया मंगलवार को, उसमें बताया गया कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, जो हमारी महंगाई दर वगैरह जो होती है ना, डे टू डे चीज़ों की जो हम खरीदारी करते हैं उसमें क्या बढ़ोतरी आई है, कितनी महंगी हुई है, सस्ती हुई है, उसको बोला जाता है एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मेजर की गई है, हैज़ रिमेन्ड एट ऑलमोस्ट द सेम लेवल, वो अभी भी उसी लेवल पर बनी हुई है। अब कौन से लेवल पर? सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, जो इस साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी महीने में जितनी थी उतने पर ही बनी हुई है। इन्फ्लेशन स्टूड एट 5.09% इन फेब्रुअरी, इन्फ्लेशन कितने फेब्रुअरी में कितनी रही? 5.09% पे खड़ी रही। ओनली मार्जिनली लोअर देन 5.1% इन जनवरी, जो कि जनवरी में कितनी थी? 5.1% थी। अब 5.1 से 5.09% हो गई, यानी कि बहुत थोड़ा सा, एक 0.01% का गिरावट आया है। However, the disaggregated data points towards diverging trends, लेकिन ये जो डिसएग्रीगेटेड मतलब कि वो डेटा जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है, तो ये जो डेटा है छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ा गया डेटा है, ये पॉइंट्स टुवर्ड्स, ये दर्शाता है, इशारा करता है किसकी ओर? डाइवर्जिंग ट्रेंड्स, यानी कि जो डेविएट हो रहे हैं, अस्थिर ट्रेंड्स हैं, कुछ भटके हुए ट्रेंड्स हैं उनकी तरफ। फूड इन्फ्लेशन, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन हैज एज्ड अपवर्ड्स, फूड इन्फ्लेशन जो है एज्ड मतलब धीरे धीरे बढ़ना, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। वाइल कोर इन्फ्लेशन, अब लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है, अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? वो इन्फ्लेशन जिसमें कि सभी इन्फ्लेशन शामिल हो बजाय केवल फूड और एनर्जी प्राइसेस को छोड़ के, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन को क्या बोला जाता है? कोर इन्फ्लेशन। तो वहीं दूसरी ओर जो कोर इन्फ्लेशन है विच एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल फूड, वॉलेटाइल मतलब अस्थिर, फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर देता है, शामिल नहीं करता, हैज ईज्ड फर्दर, वो ईज हुआ है यानी कि कम हुआ है और ज्यादा कम हुआ है। दिस रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ड्रम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये क्या दर्शाता है? ये एक पहेली बन चुका है, क्योंकि एक तरफ तो कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, कुछ ट्रेंड सेट नहीं है, और बोल रहे फूड इन्फ्लेशन तो है वो ऊपर हुआ है, वहीं अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें गिरावट आई है। तो ये एक पहेली बन गया है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी के लिए भी। एज पर द लेटेस्ट डेटा, बोल रहे हैं जो अपना लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार, द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रोज टू 8.66% इन फरवरी, तो इसके अनुसार जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो 8.66% तक बढ़ चुका था फरवरी में, अप फ्रॉम 8.3%, जो कि जनवरी महीने में कितना था? 8.3% था। इन्फ्लेशन रिमेन्ड एलिवेटेड इन वेजिटेबल्स, इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है वेजिटेबल्स में एलिवेटेड रही, यानी कि बढ़ी हुई रही, बढ़ती रही। कितनी होगी? 30.25%, 30.25% हो गई। पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स 18.9%, पल्सेस और उनसे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 18.9% की इन्फ्लेशन रही। एग्स 10.69% की, सीरियल्स 7.6% की एंड शुगर 7.48% की। तो हर तरफ महंगाई बढ़ रही है, दैट मीन्स हमारी ओवरऑल जो फूड बास्केट है उसमें भी अब
कुछ दिनों में फूड बास्केट के ऊपर भी आ जाएगा कुछ डेटा, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की चीज़ों में तो फूड बास्केट के प्राइस बढ़ने या घटने वो क्या होंगे वो भी पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू अ नोट बाय क्रिसिल द्वारा एक नोट दिया गया जिसमें क्या कहा गया, इन्फ्लेशन इन टॉप सेगमेंट टमाटो, अनियन एंड पोटैटो। अब टॉप क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म है किसकी, टमाटो, अनियन और पोटैटो की। तो बोल रहे हैं कि क्रिसिल ने जो एक कुछ नोट दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें बताया गया है कि टॉप सेगमेंट यानी कि टमाटो, अनियन और पोटैटो सेगमेंट में जो इन्फ्लेशन है हैज सर्ज टू 22.7%। सर्ज मतलब बढ़ोतरी होना। तो बोल रहे हैं कितनी बढ़ चुकी है, ये 22.7% तक बढ़ चुकी है। This would suggest that the effects of El Nino and subdued productions are showing। तो ये बताता है, ये दर्शाता है जो टोमेटो, अनियन और पोटैटो के इसमें प्राइस, फूड प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, ये दर्शाता है कि जो एल नीनो की हम बात काफ़ी समय से कर रहे हैं कि पैसिफिक ओशन में पानी का तापमान जो है अचानक से बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो विंड्स आती थी समुद्री तट से, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में बारिश होती थी, वो उल्टी चलने लगेंगी, मतलब उल्टी दिशा की तरफ बढ़ जाएंगी और फिर हिंदुस्तान में बारिश की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो एल नीनो इफेक्ट है उसके प्रभाव इसमें दिखने शुरू हो गए हैं। एंड सबड्यूड प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में जो कमी आई है, सबड्यूड मतलब कमी आई है, इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। However, at the same time, core inflation is witnessing broad-based easing। बोल रहे हैं हालांकि उसी दौरान में जिस टाइम पे हम अल नीनो की वजह से, प्रोडक्शन में गिरावट की वजह से फूड प्राइस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, उसी दौरान में जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे, व्यापक तौर पे, वाइड रेंज में ईजिंग, उसमें थोड़ी कमी आ रही है, कटौती हो रही है। अब याद हो गया ना कि कोर इन्फ्लेशन जो है उसमें फ्यूल, यानी कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर फ्यूल या कि कहें एनर्जी और फूड प्लस फूड ये शामिल नहीं होता। तो फूड के तो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कोर इन्फ्लेशन में जब फूड शामिल ही नहीं है तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, एज पर ICRA's एस्टिमेट, बोल रहे हैं ICRA के अंदाजे के अनुसार, एस्टिमेट्स के अनुसार, कोर इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन है विच एक्सक्लूड्स फूड एंड बेवरेजेस मतलब पीने वाली जो चीज़ें होती हैं, तो जिसमें कि कोर इन्फ्लेशन में जिसमें फूड और बेवरेजेस शामिल नहीं है, फ्यूल एंड लाइट एंड पेट्रोल एंड डीजल फॉर व्हीकल्स मॉडरेटेड टू 3.5% इन फरवरी। तो इसमें क्या हुआ, फ्यूल, लाइट, पेट्रोल एंड डीजल जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला है वो मॉडरेटेड हुआ है। मॉडरेटेड मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 3.5% हुआ है फरवरी में। अभी आप बोलेंगे कि मैम आपने बोला था कि फ्यूल और एनर्जी प्लस फूड जो है ये तो इसमें आता नहीं कोर इन्फ्लेशन में, तो वो फ्यूल जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो वो नहीं आता। ये जो फ्यूल है ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं, ये व्हीकल्स वाले की बात करें, देखो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है व्हीकल। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें कमी आई है, डाउन फ्रॉम 3.7% इन जनवरी, जो कि जनवरी में कितना था, 3.7% का था। देखो सिर्फ 0.2% की ही कमी आई है, पर काफ़ी लग रही है कि हाँ काफ़ी कमी आ गई है। इन्फ्लेशन हैज़ ईज्ड इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर, वहीं कपड़े लत्ते में और फिर जो जूता वगैरह पहनते हैं हम, उसमें भी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है कम हुई है, ईज्ड हुई है मतलब कम हुई है। 13.14% की कमी आई है। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज 2.82%, जो गुड्स और सर्विसेज हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें भी कमी आई है 2.82% की। रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन से जुड़ी हुई, ठीक है, जो चीजें होती हैं उसमें 2.71% की कमी आई है प्राइसेस में, इन्फ्लेशन में। एज पर दीज एस्टिमेट्स, अगर हम इन अनुमानों के अकॉर्डिंग चलें तो कोर इन्फ्लेशन इज नाउ एट इट्स लोवेस्ट लेवल सिंस जनवरी 2015। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो जनवरी 2015 से लेके अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अलोंगसाइड डेटा रिलीज्ड बाय NSO, और साथ ही साथ जो इसी के साथ में NSO द्वारा भी एक डेटा रिलीज किया गया, उसके अंदर शोज दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लोड टू 3.8%। उसमें पता चला कि जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है 3.8% की जनवरी महीने में, फ्रॉम 4.2% इन दिसंबर, जो कि दिसंबर में 4.2% की थी। ड्रिवन बाय सबड्यूड परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि किससे प्रभावित है,
जो कि प्रभावित हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है, परफॉर्मेंस में कमी आई है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो गिर गई है, कम हो गई है. एज पर क्रिसिल, अगेन क्रिसिल के अनुसार, growth in industrial output has been lower in the second half of the year as compared to the first. जो ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रियल आउटपुट में वो कम हुई है सेकेंड हाफ में. अगर हम एक साल को 2 हिस्सों में बांट लें तो जो सेकेंड हाफ है उसमें बहुत कम ग्रोथ हुई है अगर हम उसको पहले वाले हिस्से से कंपेयर करें, फर्स्ट हाफ से कंपेयर करें तो. इन इट्स लास्ट मीटिंग, अपनी जो पिछली मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, किसकी? द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने क्या किया था, हैड चोजन टू मेंटेन द स्टेटस क्वो. उन्होंने बोला था ना कि हम इसमें और कोई भी आगे जो रेट कट नहीं लगाने वाले, अब जैसा है वैसा ही रहेगा, ये लास्ट रेट कट है. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने उसको स्टेटस क्वो यानी कि यथास्थिति बनाए रखी थी. ठीक है. However, the decision was not unanimous. लेकिन ये जो डिसीजन था ये एक मत नहीं था, सर्वसम्मति से नहीं था. जैसे कि अगर 5 मेंबर्स हैं तो 5 में से 4 कुछ बोल रहे हैं, 1 कुछ बोल रहा है, या 2 कुछ बोल रहे हैं, 3 कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कुछ डिफरेंस था, यूनानिमस नहीं था. एज वन मेंबर वोटेड इन फेवर ऑफ अ रेट कट, क्योंकि एक मेंबर ने, एक सदस्य ने रेट कट के फेवर में, उसके पक्ष में वोट किया था. वो चाहता था कि और रेट कट किया जाए, लेकिन बाकी सदस्यों ने मना कर दिया कि नहीं, और रेट कट नहीं करेंगे, अब जितना रेट कट लास्ट टाइम हुआ था उतना ही रखेंगे. एज पर आरबीआई प्रोजेक्शंस, अगर आरबीआई के अनुमानों को माने तो व्हाइल द इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम, तो ये माना जा रहा है कि इकोनॉमी तो अपना ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखेगी. ठीक है, वो उसकी तो ग्रोथ की जो गति है, मोमेंटम मतलब गति, वो तो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी. इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेंड लोअर, लेकिन ये माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन का जो डायरेक्शन है वो कम की तरफ हो जाएगा, वो निचले स्तर की तरफ चला जाएगा. The central bank expects growth at 7% and inflation at 4.5% in 2024-25. वहीं हमारा जो केंद्रीय बैंक है उसने अनुमान लगाया है कि 7% के तो हम ग्रोथ अनुमान लगा रहे हैं और इन्फ्लेशन माना जा रहा है कि 4.5% तक रहेगा 2024-25 के लिए. However, there remains considerable uncertainty around the trajectory of food inflation. बोल रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कंसिडरेबल मतलब बहुत बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है. किसके प्रति? फूड इन्फ्लेशन का क्या ट्रैक रहेगा, वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है. As greater clarity emerges over the coming months on production trends, क्योंकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी कब मिलेगी, जो आने वाले महीने होंगे ना, और जिसमें क्या प्रोडक्शन ट्रेंड रहेगा, मॉनसून कैसा रहेगा, इसके ऊपर ये सब देखने के बाद हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. इट कुड ओपन अप स्पेस फॉर MPC टू पिवट, तो वहीं पे ये क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए दायरा खोल देगा और फिर उनकी दिशा भी इसी ट्रेंड के ऊपर निर्धारित होगी. जो मॉनसून की स्थिति, फूड इन्फ्लेशन की स्थिति क्या बनेगी आने वाले महीनों में, उसके ऊपर ही MPC जो है अपनी पॉलिसी बनाएंगे, जाहिर सी बात है ना. तो उनकी भी दिशा यही निर्धारित करेगा, उस पर भी तभी क्लैरिटी मिल पाएगी. ठीक है, तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस which of the following statements is true regarding retail inflation in India as measured by the consumer price index in the early months of this year. बोल रहे हैं कि जो NSO ने डेटा रिलीज किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, तो उसके अनुसार कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके बारे में? रिटेल इन्फ्लेशन जो हिंदुस्तान में है उसके बारे में, जिसको कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए मेजर किया गया है जो शुरुआती महीने हैं. तो हमने ये देखा ना कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रही है, राइट. Retail inflation has shown a significant increase from January to February with rise of 5.1% to 5.09%. तो जाहिर सी बात है 5.1 से 5.09 जो है वो कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता. राइज नहीं हुआ, गिरावट हुई, तो ये राइज गलत हो गया. दूसरी चीज़, सिग्निफिकेंट इंक्रीज, बढ़ोतरी नहीं हुई है, स्टेबल रहा है. ठीक है, जो हमने पैसेज में पढ़ा है उसमें स्टेबल कहा गया है शुरुआती महीनों के लिए. has remained relatively stable since the beginning of this year, with February inflation at 5.09% and January at 5.1%. बिल्कुल correct है, option B is absolutely correct.
According to the passage, which of the following categories experienced the highest inflation rate in February as per the Consumer Food Price Index? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो है देखा गया। तो हमने पता है फूड में वेजिटेबल्स वगैरह में हाईएस्ट वो देखा गया है, राइट। सबसे पहले देखें, वेजिटेबल्स एक्सपीरियंस द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट एट 30.25%, फॉलोड बाय पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स एट 18.9%, और उसके बाद में सीरियल्स का नंबर आया था, राइट। तो वेजिटेबल्स एंड एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट, मतलब ए इज करेक्ट। What does the recent data on industrial production and the Monetary Policy Committee's decision suggest about the economic outlook? कि जो recent data है, नया जो डेटा रिलीज हुआ है, किसके ऊपर? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन था उसके ऊपर, उसके बारे में क्या बताता है, यानी कि एक तरीके से कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो टू 3.8% इन जनवरी, करेक्ट है, फ्रॉम 4.2% इन दिसंबर, इतना तो पार्ट तो करेक्ट है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चोज टू मेंटेन द स्टेटस क्वो, इंडिकेटेड अ कॉशियस आउटलुक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे उन्होंने थोड़ा सा सतर्क होकर चले थे, उन्होंने जितना था उतना ही जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेट कट लगाया था उतना ही रहने दिया था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन डेटा इन मॉनेटरी पॉलिसी? तो उसके लिए टोन कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बड़ा पॉजिटिव या बड़ा कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, वो टोन केवल एनालिटिकल है, जिसमें आपको पूरी चीजों का क्लैरिटी दी गई है कि क्या डेटा क्या इंडिकेट करता है, उससे पहले का डेटा क्या कहता था, राइट। तो एनालिटिकल टोन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन फूड प्राइजेस। तो पूरा का हमने क्या एल नीनो का प्रभाव के बारे में पढ़ा, हमने बस एक जगह पे एक चीज पढ़ी है कि ऐसा लग रहा है कि एल नीनो का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन वो बोला किसके कंटेक्स्ट में था? क्योंकि टॉप जो है टोमेटो, अनियन, पोटैटो जो है उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, फूड प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस पे ये कहा गया था, राइट। सो एल नीनो का इफेक्ट जो है उसकी हमने स्टडी नहीं करी है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता भी हमने नहीं समझा है, हमने केवल यहाँ पे ज्यादा जो बात करी है वो इन्फ्लेशन के ऊपर बात करी है। द चैलेंजेस फेस्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल करेक्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करने में, उसको रोकने में। Based on the passage, identify whether the following statements are true or false. ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हैं A और B, देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। फूड इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड स्टेबल, तो स्टेबल कहाँ रहा है फूड इन्फ्लेशन तो बड़ा है ना। while core inflation has shown significant fluctuation, और core inflation में बहुत ज़्यादा अस्थिरता जो है वो दिखाई दे रही है। तो core inflation जो है वो कम हुआ है, अस्थिरता नहीं देखी गई है, कम हुआ है, लेकिन food inflation जो है वो बड़ा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। The Reserve Bank of India expects the economy to grow at 7% and inflation to be at 4.5%. ये तो करेक्ट है, यही टारगेट रखा है उन्होंने, अनुमान यही लगाया है। स्टेटमेंट A is incorrect and B is correct. तो A is true, B is false. Incorrect. A is false, B is true. Option B is correct. Based on the passage, which of the following inferences can be made about the trends in inflation and its impact on monetary policy? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो हम समझ सकते हैं, जो इन्फ्लेशन का जो भी करंट रवैया रहा है, करंटली इन्फ्लेशन का क्या डायरेक्शन रही है, दिशा रही है उसके बारे में, और उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से प्रभावित हो रही है उसके बारे में। The divergence between food inflation and core inflation poses a challenge for formulating effective monetary policy. बिल्कुल करेक्ट है। The consistent level of retail inflation since the beginning of the year indicates stability. तो retail inflation स्थिर कहाँ रहा है, उसमें तो कमी आई है ना, कपड़ा लत्ता वगैरह इसमें कमी आई है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। The decrease in core inflation suggests that Reserve Bank of India might consider a rate cut in near future. जब महंगाई कम हो जाती है तब रेट कट नहीं लगाया जाता, महंगाई जब बढ़ रही होती है तब रेट कट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट, यानी कि केवल ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1A इज करेक्ट।
Considering the data presented in the passage, which of the following inferences can be drawn about the economic conditions and the RBI's response? बोल रहे हैं कि डेटा जो इसमें दिया गया है पैसेज में, उसके अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इकोनॉमिक कंडीशंस और उसके रिस्पॉन्स में आरबीआई का जो जवाब है उसके बारे में बिल्कुल करेक्ट है. सबसे पहला, द सर्ज इन इन्फ्लेशन इन टीओपी सेगमेंट एंड could be attributed to El Nino and subdued production. करेक्ट है. इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो टमाटो, अनियन और पोटैटो के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है वो एल नीनो की वजह से, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन में गिरावट आई है उसकी वजह से देखा गया है, जिसके लिए उन्होंने बोला भी कि ऐसा लग रहा है कि एल नीनो का इफेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो गया है. राइट. The slowdown in industrial production in January might lead the RBI to adopt an expansionary monetary policy. बोल रहे हैं कि अगर जो जनवरी महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी देखी गई है उसकी वजह से आरबीआई एक्सपेंशन कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी का. तो ये तो यहाँ पे हमने पैसेज में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, पैसेज से रिलेटेड नहीं है ये स्टेटमेंट. The RBI's projection of lower inflation in 2024-25 indicates confidence in controlling inflationary pressure. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ऐसा माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा 2024-25 के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है वो कम की तरफ दिखाई है. तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. 1 और 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ब्रोकन फॉर्म में, इनको हमें रीअरेंज करना है. पर्टिकुलरली, खास तौर पे एजिटेशंस, गुस्सा, आक्रोश, दैट रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मूवमेंट, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की गति जो है वो रुक जाती है. कैन नॉट बी सस्टेन्ड ऑन इमोशंस अलोन. इसको केवल इमोशंस के बेसिस पे आप लंबे समय तक नहीं चला सकते. ऑन अ लार्ज स्केल एंड फॉर डेज टुगेदर, बड़े पैमाने पे और कई दिनों के लिए. तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेस्ट कहाँ गया? प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट यानी कि बड़े लंबे प्रोटेस्ट. तो जाहिर सी बात है, हम समझ पा रहे हैं कि लंबे समय तक चलने वाले प्रोटेस्ट की बात करी जा रही है, तो ये हमारा फर्स्ट होगा. प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट अब किस पे? खास तौर पे ऐसे गुस्सा, ऐसा आक्रोश, जन आक्रोश जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया जाए और बड़े स्केल पे और कई दिनों तक चले. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड. तो इसको हम केवल इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलाते. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें फंड्स भी लगते हैं. राइट. क्योंकि अगर केवल इमोशन के बेसिस पे चलेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप फंड्स कहाँ से जुटाएंगे, पीछे आपका परिवार क्या खाएगा, या आप उधर जाके अगर अपना अनशन वगैरह भी कर रहे हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे. लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए वहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा. राइट. तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोलॉन्ग्ड यानी कि बड़े लंबे समय तक चलने वाले जो प्रोटेस्ट होते हैं वो केवल इमोशंस के बेसिस पे नहीं लड़े जाते, उसमें माइंड की टेक्निक्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और फंड्स वगैरह भी चाहिए होते हैं. राइट. सो प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेस्ट ऑन लार्ज स्केल एंड फॉर डेज नहीं, प्रोलॉन्ग्ड पर्टिकुलरली एगिटेशन नहीं, प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेस्ट on a large scale. Incorrect है. Prolonged protests, particularly agitations that restrict traffic movement on a large scale and for days together, cannot be sustained on emotions alone. Option D is correct. The promotion cuts both ways because though I'll make more money, I'll have to be away from my family more often. बोल रहे हैं कि जो प्रमोशन है वो दो धारी तलवार है. कट्स बोथ वेज मतलब दोनों तरफ से काटता है, दो धारी तलवार है. कैसे? कि हालांकि उस मतलब क्या हुआ इसका बोथ वे कट करने का, कि उसके फायदे भी हैं उसके नुकसान भी हैं. यानी कि वो कह रहा है कि भाई हालांकि मुझे पैसा तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन मुझे अपने परिवार से ज़्यादा दूर भी रहना पड़ेगा, अक्सर दूर भी रहना पड़ेगा. राइट. सो इसके दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदे या नुकसान. होल्ड समथिंग टाइटली एंड केयरफुली, बी एबल टू अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग, टू पे अटेंशन टू सिचुएशन केयरफुली, टू हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इंडियन नेवी, अब देखो स्टेटमेंट 1
और स्टेटमेंट 2 जो है गिवन है, इसके बीच में ABCD को फिट इन करना है, ठीक है। इंडियन नेवी पायनियर्ड इंडिजनाइजेशन डेकेड्स अगो, बोल रहे हैं हिंदुस्तान नेवी ने इंडिजनाइजेशन यानी कि खुद के यहाँ पे निर्मित चीज़ों को बनाना बड़े लंबे समय, कई दशकों से किया हुआ था। डेकेड्स अगो मतलब कई दशकों पहले स्टार्ट कर दिया था। अब The Navy says nearly 40 ships and submarines are being built in Indian shipyards. नेवी का कहना है कि लगभग 40 शिप्स और सबमरीन्स जो हैं वो इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। Named after the historic Goan port, एक ऐतिहासिक गोवन पोर्ट के बाद नामकरण किया गया किसका, INS मुर्मुगाओ। अंडरटुक हर फर्स्ट सी सॉरी ऑन दिसंबर 19, इसने अपनी पहली समुद्र की यात्रा कब करी, दिसंबर 19, पिछले साल दिसंबर 19 में की गई। अब ये पिछले साल 2023 वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईयर मेंशन नहीं है और हो सकता है ये आर्टिकल 2023 का हो, 2020 का हो, 22 का हो, तो आप ऐसे में सोच लीजिए कि पिछले साल 19 दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर व्हेन गोवा सेलिब्रेटेड 60 years ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज रूल, कि तब किया गया था इसने पहली समुद्री यात्रा जब गोवा के 60 साल हो गए थे आज़ादी के, पोर्चुगीज के रूल से, उनके वश से, उनके कब्जे से गोवा को आज़ाद हुए 60 साल हुए थे, तब इसको लॉन्च किया गया था, तब इसकी पहली समुद्री यात्रा स्टार्ट हुई थी। द कमिश्निंग ऑफ INS मुर्मुगो इज अ रीअश्योरिंग स्टेप, तो मुर्मुगो को जब पहले कमीशन किया गया होगा, उसी के बाद में उसको क्या बोलते जो है समुद्र की यात्रा पे किया होगा, तो यानी कि B स्टेटमेंट जो है वो A स्टेटमेंट से पहले आएगा। पहले कमीशन करेंगे, उसके बाद ही उसको समुद्री यात्रा में भेजेंगे ना, तो B जो है वो A से पहले आएगा। यहाँ पे A B से पहले, B A से पहले, B A से पहले, A B से पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। A स्टेटमेंट ऑप्शन A और ऑप्शन D। बोल रहे हैं कि मुर्मुगो को जो कमीशन किया गया वो एक रीएश्योरिंग, दोबारा एक चीज को सुनिश्चित करने वाला स्टेप था, फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का, इन दी सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, कि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने आत्मनिर्भरता प्रोग्राम में, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ बूस्ट टू द कंट्रीज मैरीटाइम कैपेबिलिटी, जिससे हमारे देश की मैरीटाइम यानी कि मरीन क्षमता को और ज्यादा बूस्ट मिला है और ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। देयर हैज बीन अ रिन्यूड फोकस इन रीसेंट ईयर्स ऑन रैम्पिंग अप डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि हमने स्वदेशीकरण करना इसका बड़े लंबे समय से स्टार्ट कर दिया था, कई दशकों पहले, तो हो सकता है बीच में कुछ रुकावट आ गई हो, अड़चने आ गई हो, फिर ये बोल रहे हैं कि अब इसके ऊपर दोबारा से फोकस किया जा रहा है अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, सिस्टम्स बनाने के लिए। तो यानी कि C हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। Designed by the in-house warship design bureau and constructed by Mazagon Dock shipbuilders, over 75% of its components are indigenous. किसके components? कोई ship का नाम होगा, उसी के components की बात की जा रही है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने INS मुर्मुगो के कमीशन करा है, तो वही शिप है एकमात्र जिसका मेंशन किया गया है, राइट। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारा इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, यानी कि हमारे देश की एक कंपनी है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, उसके द्वारा डिजाइन किया गया है, और माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है, और इसका 75% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनस हैं, यानी कि स्वदेश में निर्मित हैं, हमारे देश में निर्मित है। कितनी गर्व की बात है ना। तो D जो है वो स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये इसकी डिजाइनिंग वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। D स्टेटमेंट लास्ट यहाँ पर है, C फर्स्ट, B के बाद में A, लेकिन यहाँ पे D बीच में आ रहा है, D हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा, तो C B A D ऑप्शन C इज करेक्ट। द नोशन ऑफ इमैनेंस circumscribes the ईशावास्य उपनिषद in all of its 18 verses। बोल रहे हैं जो ईशावास्य उपनिषद है उसके सभी 18 जो छंद हैं उनमें एक सर्वव्यापकता की, इमैनेंस सर्कमस्क्राइब्स का मतलब सर्वव्यापकता की जो धारणा है, जो उसका आइडिया है वो लिखा गया है। सभी 18 के 18 वर्सेस में यही आइडिया जो है वो प्रेषित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। Just as Spinoza postulated that God is not prior to or transcendent to creation but fully immanent within it। बोल रहे हैं जैसा कि
स्पॉन्जा ने गॉड के बारे में कहा था कि गॉड जो है, भगवान जो है, पृथ्वी के निर्माण से ना पहले था ना उसके बाद में हुआ। गॉड जो था वो पृथ्वी में ही निर्मित है। जो ये हमारे केवल पृथ्वी नहीं, पूरा जो ब्रह्मांड है उसी के निर्माण में ही बसा हुआ है गॉड। ठीक है, अभी इस वक्त करेंटली उसी में बसा हुआ है। ठीक है, द ईशावास्य उपनिषद इज सीन टू एग्जाम्प्लीफाई द डेफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहे हैं कि ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये क्या करता है, ये उदाहरण देता है, उदाहरण माना जाता है कि दुनिया का जो देवताकरण, डेइफिकेशन मतलब देवताकरण जो किया जा रहा है, भगवान को, धरती को हम माता मानते हैं, देवी मानते हैं, है ना, धरती माता, उसके बाद में भगवानों का देवताकरण किया जाता है, उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इन प्रपोजिंग द इनडिवाइसिबिलिटी ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म एंड डायनेमिक शक्ति, जिसमें कि इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिक जो ब्रह्म है उसको और गतिशील, डायनामिक जो गतिशील शक्ति है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जैसे कि शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है ना, तो वो बोलते हैं शिव और शक्ति एक ही है, राइट। तो ये जो उपनिषद है ये यही प्रपोज करता है कि शिव और शक्ति जो है वो एक ही है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। शिव मीन्स डिस्ट्रॉयर, शक्ति मीन्स क्रिएटर। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर एक ही है। तो जो स्पॉन्जा ने कहा कि ना निर्माण से पहले भगवान था ना निर्माण के बाद में भगवान था, वो इसी में निहित है। इसके जब से पैदा होने से लेकर अंत तक ही भगवान निहित है। ठीक है, तो पैदा होने से पहले कुछ नहीं था, पैदा होने के बाद में कुछ नहीं था। और सेम चीज यहाँ पे कही गई कि ईशावास्य उपनिषद में भी यही उदाहरण दिया गया कि धरती जो है देव, उसका दैवीकरण किया गया है, और यही जो है इनडिवाइसिवली शिव भी है, शक्ति भी है, यानी कि डिस्ट्रॉयर भी यहीं पर है और क्रिएटर भी यहीं पर है। पोस्टुलेटिंग अ लाइफ अफर्मिंग थ्योरी ऑफ क्रिएशन, जो कि एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो होता है, किसका, क्रिएशन का सिद्धांत है, उसको क्या करता है, प्रेषित करता है, आगे दर्शाता है, सामने लेकर आता है। In contrast to the Advaitic notion of the world as a framework of illusion, और ये किसके विपरीत है, जैसा कि अद्वैतिक धारणा है जिसमें कि इसको एक भ्रम की रूपरेखा कहा गया है कि ये धरती जो है हमारा असल घर नहीं है, यहाँ पे हम रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा असली घर कहीं और है, ये केवल माया जाल है। ठीक है, तो इसको भ्रम की तरह बोला गया है कि ये भ्रम का जाल है, उसका फ्रेमवर्क है, उसका ढांचा है, उसका एक भूल भुलैया है जिसमें हमें टेस्ट करने के लिए किया गया है। वहीं जो ईशावास्य उपनिषद है वो इससे विपरीत कहता है, वो कहता है कि यही सब कुछ है, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, इसके बाद में कहीं हमें भगवान के घर नहीं जाना, जो कि हम कहते हैं कि हम यहाँ पे रोल प्ले करेंगे और फिर उसके बाद। अब देखो क्या है कि बहुत सारे उपनिषद में बहुत सारे लोगों ने भगवान को जैसा समझा, धर्म को जैसा समझा, उनको वैसा मेंशन कर दिया। ठीक है, चाहे जितने बड़े ज्ञानी ऋषि होंगे सबका ओपिनियन अलग होगा। ठीक है, लेकिन आज जैसे हम इस युग में, कलयुग में, आज के दौर में अपने ओपिनियंस को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे लड़ पड़ते हैं, मर जाते हैं, मार काट पर उतराते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। वो एक दूसरे के ओपिनियंस को एक्सेप्ट अगर नहीं भी करे तो ये नहीं कहते थे कि मेरा ओपिनियन ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे दो अलग अलग ओपिनियंस की बात की गई। बेसिकली तो ज्यादा तो इन्होंने ईशावास्य उपनिषद के ओपिनियंस को दर्शाया 3 स्टेटमेंट्स में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन एक स्टेटमेंट में बताया कि अद्वैतिक नोशन जो है, अद्वैतिक जो समझ है, ओपिनियन है, वो अलग है। वो कहता है कि ये धरती, ये सृष्टि जो है, दुनिया जो है, वो ब्रह्म जाल है और इसके परे हमारा घर है, भगवान का घर है, वहां पे हमें जाने के लिए इस ब्रह्मजाल से निकलना पड़ेगा। लेकिन ईशावास्य उपनिषद अलग कहता है, वो कहता है यही सब कुछ है, यही हमारा ब्रह्म है, यही हमारा असल घर है, यही हमारा जीवन मरण सब यही है और भगवान भी यही है, जो फैसला होना है वो यही होना है। तभी तो 2 ओपिनियंस आते हैं। एक बोलता है कि हमारे पिछले जन्मों का कर्म अगले जन्म में जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। और एक नोशन ऐसा है जो कहता है कि जो करता है वो इसी धरती में भुगतेगा, जहां पे आपने गलती करी है वो आपको यहीं भुगतनी पड़ेगी, अपने पापों का पश्चाताप आपको यहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग ओपिनियंस है। अब चलते हैं, हम इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको समझना, इसको लिंक बनाना स्टार्ट करते हैं।
अब सबसे पहला स्टेटमेंट कि ईशावास्य उपनिषद के सभी 18 वर्सेस में क्या धारणा दी गई वो प्रेजेंट किया गया पी स्टेटमेंट में। यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद का इंट्रोडक्शन किया गया, उसकी धारणा को बताया गया, ठीक है। उसके 18 वर्सेस में डिस्क्राइब किया गया जो क्या दर्शाता है, लाइफ एफर्मिंग थ्योरी दर्शाता है क्रिएशन की, इन कॉन्ट्रास्ट टू जो कि बिल्कुल विपरीत है अद्वैतिक नोशन के, जिसमें धरती को, दुनिया को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म जाल कहा गया है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि जैसे कि स्पिनोजा ने भी बोला है कि भगवान जो है ना हमारे संरचना से पहले था, न हमारी मृत्यु के बाद होगा, बल्कि ईशावास्य उपनिषद ने जैसा उदाहरण दिया है वो ये कहता है कि ये इनडिवाइसिव है, यहीं पर शिव शक्ति, रचना, संरचना, अनंत, अंत, अनंत सब यही है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट क्यू, और आर हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं पी एस क्यू आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस सेंचुरी हैज सीन द एडिशन ऑफ अदर स्पीशीज। इस युग में, इस सदी में हमने एक और, सेंचुरी मतलब 100 सालों का समय, ठीक है, 100 years। तो बोल रहे हैं इन 100 सालों के अंदर हमने एक और प्रजाति इसमें देखी है। वो एक और प्रजाति का आगमन हुआ है, एडिशन हुआ है। वो कौन सी प्रजाति है? ब्लैक स्वान। एक ब्लैक स्वान नाम की कोई चीज़ है, उसकी प्रजाति और ज़्यादा ऐड हो गई है। टू रिप्रेजेंट रेयर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स दैट इनगल्फ ऑल फाइनेंशियल मार्केट। और ये ब्लैक स्वान किसको कहा जाता है? उन घटनाओं को कहा जाता है, त्रैमासिक घटनाओं को कहा जाता है जो कि पूरी फाइनेंशियल मार्केट को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। जैसे कि 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन था, ठीक है। अभी जो इस वक्त करंट में जो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, हालांकि वो एक कैटास्ट्रॉफी नहीं बना है, लेकिन चल तो दुनिया भर में रहा है और पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो हिले पड़े हैं इसकी वजह से, राइट। अमेरिकन जर्नलिस्ट Scott Patterson teases out the obscure world of traders and hedge funds who profit from doomsday scenarios such as the 2008 global financial crisis in Chaos Kings। बोल रहे हैं कि अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं एक स्कॉट पैटरसन, बोल रहे हैं ये क्या करते हैं, वो उस जानकारी को सामने करते हैं, उस जानकारी को साझा करते हैं, शेयर करते हैं जो हिडन है, ठीक है। क्या जानकारी है वो? उन लोगों के बारे में जो ट्रेडर्स हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, ऑब्सक्योर मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है उन दुनिया भर के ट्रेडर्स या हेज फंड्स के बारे में, जिनको कि डूम्सडे सिनेरियो यानी कि जैसे धरती का अंत आ गया है उस स्थिति से भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उस स्थिति से भी उनको प्रॉफिट होता है, उनके बारे में कुछ जानकारी उन्होंने साझा करी। जैसे कि तो कौन सा डूम्सडे? जैसे कि 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, किसमें कहा उन्होंने इसके बारे में? केओस किंग्स, हाउ वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स मेक बिलियंस इन द न्यू एज ऑफ क्राइसिस। ये उनकी कोई किताब होगी, उसमें उन्होंने इस चीज़ का मेंशन किया होगा। नॉट एवरीवन लूजेस व्हेन ब्लैक स्वॉन्स लैंड। तो हर किसी को नुकसान नहीं होता जब ब्लैक स्वॉन या ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट को खा जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं तो हर कोई हारता नहीं है, हर किसी को नुकसान नहीं होता। Stock market trends have long been associated with animal metaphors, bulls and bears। पूरे स्टॉक मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, उछाल पे गई, गिरावट पे आई, इनको अक्सर जानवरों के मेटाफर्स दिए जाते हैं। मेटाफर्स मतलब कि रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जानवरों की उपमा दी जाती है, ठीक है, जैसे कि बुल्स या बेयर्स। तो ये सबसे पहला होगा। इसी कड़ी में एक और स्पीशी का नाम ऐड हुआ, ब्लैक स्वॉन। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन एस जो है, स्टेटमेंट एस जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एस स्टेटमेंट फर्स्ट है, बी में और ए में आर स्टेटमेंट फर्स्ट है, ठीक है। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जब ब्लैक स्वॉन आएगा तब हर कोई हारेगा नहीं, इसके बारे में कहा गया। लेकिन ब्लैक स्वॉन है क्या? ब्लैक स्वॉन पहले आपको वो तो पता होना चाहिए, तो वो पी स्टेटमेंट में आएगा। तो पी स्टेटमेंट पहले आना चाहिए, यानी कि आर स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसी कड़ी में नया नाम किसका शामिल हो गया? ब्लैक स्वॉन का शामिल हो गया, ठीक है। तो एस के बाद में यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे एस के बाद में पी आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है क्योंकि हम
देख चुके हैं कि एस के बाद में पी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि जब ब्लैक स्वान आता है, ब्लैक स्वान जैसी घटनाएं होती हैं, तब हर कोई हारता नहीं है, हर किसी को नुकसान नहीं होता, ठीक है। अमेरिकन जर्नलिस्ट ने अपनी किताब में ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, कंपनीज के बारे में, हेज फंड कंपनीज, ट्रेडर्स के बारे में, जो ऐसी स्थिति से भी बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, उनके बारे में बताया है अपनी किताब में। तो ये हो गया 4th पॉइंट, SPRQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Understandably, there's a lot of excitement about Tesla opening discussion with GOI, Government of India, for setting up a factory in the country with an annual capacity of 5 lakh electric vehicles. पूरे जाहिर तौर पे समझ आ रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा खुशी या फिर एक्साइटमेंट है कि अरे वाह टेस्ला इंडिया में आ रही है। किसके बारे में एक्साइटमेंट? जब टेस्ला ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में बातचीत करना शुरू करा कि हम भी हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की हो एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस, जिसकी कीमत भी कम हो, उसके बारे में बातचीत शुरू करी। तो इसके बारे में इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है वो समझ में आती है। But as Western manufacturers look to de-risk from बीजिंग, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बीजिंग से अपना जो रिस्क है, जोखिम है, उनको कम करना चाहते हैं। अब बीजिंग चाइना से जुड़ा हुआ है, चाइना की कैपिटल है, बीजिंग का जिक्र क्यों आया यहाँ पे? क्या लिंक बन रहा है कि वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स बीजिंग से कैसा रिस्क उनको महसूस हो रहा है? पहले उसके बारे में बताएंगे तभी पता चलेगा ना। इंडिया इज वन ऑफ द ऑप्शंस, हिंदुस्तान एक ऑप्शन है। न्यू दिल्ली शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज कमिंग इट्स वे। तो हिंदुस्तान के सामने जो भी इस वक्त में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, संभावनाएं आती हैं, उनको हमें पकड़ लेना चाहिए, लपक के पकड़ लेना चाहिए। नोट दैट टेस्ला हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन चाइना। अब ये है कारण जिसकी वजह से बीजिंग से डी रिस्क करना चाह रही हैं कंपनीज, कि ये जानना जरूरी है कि चाइना के अंदर टेस्ला कंपनी का बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। तो हमें एक चीज क्लैरिटी मिल गई कि आर स्टेटमेंट जो है क्यू स्टेटमेंट से पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट आर से पहले आ रहा है, आर क्यू से पहले आ रहा है, क्यू आर से पहले आ रहा है, क्यू आर से पहले आ रहा है। इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शुड द प्रोजेक्ट हैपन, अगर ये प्रोजेक्ट होता है, इट विल चेंज द प्रोफाइल ऑफ लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो हिंदुस्तान में इस वक्त जो लोकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसका पूरा रूपरेखा ही परिवर्तित हो जाएगी, उसकी पूरा जो आईना है, शक्ल है, वो सूरत है, वो बदल जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है टेस्ला अगर हम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके जो सूरत है इस कंपनी की, इस इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की, वो सूरत हाल उसके बदल जाएंगे, राइट। तो ये तो हमें पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो पी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, पी के बाद आएगा एस, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की शक्ल बदल जाएगी। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि टेस्ला का बहुत बड़ी प्रेजेंस है चाइना में, पर अब कंपनीज जो हैं, बहुत सारे वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बीजिंग से रिस्क नहीं लेना चाहते बीजिंग जाने का, तो इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, अच्छा जरिया है। PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोल रहे हैं कि ये जजमेंट में एरर होगा अगर हम ये दावा करते हैं कि भाई सेफ प्रैक्टिसेस का जो बीइंग फॉलोड इन it would be an error of judgment to proclaim it as a vindication of safe practices being followed in drug manufacturing units and maintenance of standards। बोल रहे हैं कि ये अगर हम ये कहें, ये दावा करें कि भाई हमारी जो सेफ प्रैक्टिसेस थी उनको दोष मुक्त कर दिया गया है, कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उनको दोष मुक्त कर दिया गया है, जो हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल करते थे, और कि ये कहा गया है कि भाई हम सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे, ये बहुत ही एरर ऑफ जजमेंट होगा, गलत फैसला होगा अगर हम ये कहते हैं तो। अब देखो यहाँ पे पी स्टेटमेंट से हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिली कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा फैसला, कहाँ पे हमने किसको क्लीन चिट दे दी जिसके बारे में हम ऐसा बोल रहे हैं। तो पी स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता।
इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडियाज इमेज एज फार्मा हब बीइंग टार्निश्ड। पूरे ये सवाल इस वक्त ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की छवि जो है फार्मा हब के तौर पे उसको क्षति पहुंचाने की, टार्निश मतलब उसको क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, ये सवाल इसका नहीं है। Any medicine being allowed to enter the market despite falling short of standards is a crime against humanity। बल्कि कोई भी दवाई जिसको मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम नियमों का अनदेखी की गई हो, नियमों का पालन ना किया गया हो, स्टैंडर्ड्स में सब स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए हो, ढिलाई बढ़ती गई हो, तो वो ये नहीं कि हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसका साफ तौर पर मतलब है कि वो इंसानियत के अगेंस्ट एक क्राइम है, एक जुर्म है। द क्लीन चिट टू सोनपत बेस्ड maiden pharmaceuticals over the death of 66 children in Gambia will come as a relief for India's flourishing pharma industry। बोल रहे हैं जो सोनपत बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत जो है इस दवाई की वजह से हो गई, तो उसको क्लीन चिट मिलना हालांकि हिंदुस्तान के लिए क्या है, एक राहत की चांस है, एक चैन की सांस है, क्योंकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है कोविड के दौरान से बहुत ज्यादा फली फूली है। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो ये क्या होगा, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इससे पता चल गया कि सोनपत बेस्ड कंपनी को क्लीन चिट मिली है, उसी के ऊपर ये सारी डिस्कशन चल रही है। ठीक है, कि क्या ये क्लीन चिट सही थी, इसका मतलब क्या निकला, जब आरोप लगा तो हमने क्या समझा, ठीक है, क्या हमारी तरफ से किया गया। तो यानी कि आर जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड इंडियाज ड्रग रेगुलेटर्स वुड डू देमसेल्व्स एंड कंट्री अ फेवर। तो बोल रहे हैं कि इसी कड़ी में अगर जो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ड्रग रेगुलेटर है हिंदुस्तान में, वो अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो वो हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए एक फेवर होगा, एक भलाई होगी, बाय व्यूइंग इट एज अ मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट। ताकि हम क्या करें, इस पल को जब हमें एक क्लीन चिट मिली है, इसको हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी छवि अच्छी हो गई या हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। बोथ हैव बीन फाउंड वांटिंग, दोनों ही यहाँ पे कुछ गलतियों में, फाउंड वांटिंग का मतलब होता है कहीं पे कुछ लैक दिखाई दिया, किसमें, इंडस्ट्री हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी और जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनमें भी हमें कुछ कमियां दिखाई दी गई। बोथ नीड टू ड्रॉ अर्जेंट लेसन्स, तो दोनों को ही इस गलती से तुरंत सीखने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ जो भी अपनी कमियां हैं उनको एनालाइज करने की जरूरत है और टाइटन कंट्रोल और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो भाई बात की बात होगी। पहले तो सबसे पहले ये हो गया ना कि अगर हम इसको जजमेंट जो आया है इसको ऐसे बोल दें कि भाई हमें तो क्लीन चिट मिल गई और हम सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हालांकि इनको क्लीन चिट मिली है पर वो इसलिए मिली है कि इन 66 बच्चों की मौत इस दवाई की वजह से नहीं हुई। लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस दवाई को बनाते वक्त जो है सब स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया या जो स्टैंडर्ड्स थे वो गलत पालन किए गए, ये हम नहीं इसके ऊपर क्लेम कर सकते कि हाँ जी ये भी गलत आरोप था, क्योंकि वो तो हमारी जांच एजेंसियों ने बताया कि यहाँ पे सब स्टैंडर्ड्स थे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान की छवि की बात नहीं हो रही, पर ये तो इंसानियत के भी अगेंस्ट है ना, कि अगर हम स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते तो RPSQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोल रहे हैं द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स लेड टू 27% ग्रोथ इन देयर प्रोडक्शन इन 2021-22 कि जो हमने मिलेट्स के ऊपर जोर दिया, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मिलेट्स की प्रोडक्शन जो है वो 27% उछाल आया है उसमें 2021-22 के दौरान में इन इंडिया, हिंदुस्तान में, कंपेयर टू 16 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस्ड द प्रीवियस ईयर, जो कि 2020-21 के दौरान में केवल 16 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया गया था, उसके कंपैरिजन में 27% ज़्यादा का उछाल देखा गया है इस साल की 2021-22 की प्रोडक्शन में। बीइंग द ग्रेनरी ऑफ मिलेट्स, ग्रेनरी मतलब हब, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को मिलेट्स का हब कहा जाता है, विद एन एस्टिमेटेड शेयर ऑफ अराउंड 41%
इन ग्लोबल प्रोडक्शन, जहां पे हिंदुस्तान का दुनिया भर के मिलेट प्रोडक्शन में 41% की हिस्सेदारी है. इट इज़ बट नेचुरल दैट इंडिया शुड बी टेकिंग द लीड इन प्रमोटिंग वर्ल्ड वाइड द यूज ऑफ मिलेट्स इन 2023. तो ये जाहिर बात है कि हिंदुस्तान को ही आगे प्रमुखता रखनी चाहिए, हिंदुस्तान ही लीडर होना चाहिए दुनिया भर में मिलेट्स की प्रोडक्शन को 2023 के दौरान में प्रमोट करने के लिए. That has been declared the International Year of Millets. 2023 की खासियत क्या है, क्यों 2023 में ही हमको इसको आगे प्रोत्साहित करना है, वो इसलिए क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का नाम दिया गया है, डिक्लेयर दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. किसके द्वारा? यूएन की जनरल असेंबली द्वारा. विद द एम ऑफ एलिविएटिंग माल न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अमंग पुअर. इस उद्देश्य से कि माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है गरीब तबके में, उसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, इस उद्देश्य से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड मिलेट्स इन इट्स पोषण अभियान. तो भारत सरकार ने मिलेट्स को अपने पोषण अभियान में शामिल कर लिया है. ठीक है, आफ्टर नोटिफाइंग देम एज द न्यूट्री सीरियल्स इन 2018. और उससे पहले उन्होंने 2018 को जितने भी मिलेट्स हैं उनको न्यूट्री सीरियल्स घोषित किया था. इनफैक्ट आफ्टर हैविंग हार्वेस्टेड इन सक्सेस इन 2018, बोल रहे हैं हालांकि बल्कि क्या हुआ कि 2018 में हमें इतनी सक्सेस मिली है मिलेट्स के नाम पे. इट्स नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि हमारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था. इट वॉज इंडिया दैट प्रपोज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू यूएन. ये हिंदुस्तान ही था जिसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है यूनाइटेड नेशन में प्रपोज किया था. ये अब 2023 को हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करना चाहिए, हिंदुस्तान ने प्रपोज किया था. अब देखो एक लिंक बनता है, यहाँ पे पूरा टर्म दिया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म बताया गया है और स्टेटमेंट एस में हमने IYOM का इस्तेमाल किया है, यानी कि क्यू जो है वो एस से पहले आएगा. पहले आप पूरा नाम बताएंगे जो भी आपका नाम है, या माय नेम इज राहुल मिश्रा, उसके बाद में आप बोलेंगे ना बट यू कैन कॉल मी RM, तो शॉर्ट फॉर्म फिर बाद में इस्तेमाल होगा. पहले आप फुल इंट्रोडक्शन देंगे तो फुल इंट्रोडक्शन क्यू में दिया गया है और एस जो है बाद में, यानी कि क्यू पहले एस बाद में, यहाँ पे एस पहले क्यू बाद में, क्यू पहले एस बाद में, क्यू पहले एस बाद में. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया. उसके बाद में सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, क्योंकि हम ग्रैंडरी ऑफ मिलेट्स हैं, हब है मिलेट्स का, हमारी प्रोडक्शन जो है दुनिया भर में वो 41% हिस्सेदारी है, तो हमें ही इसको प्रमोट करना चाहिए था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो. ठीक है, इसके बाद में आता है, अब क्यों कहा कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, क्योंकि हमने 2018 में सक्सेस हासिल करी है मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के, इसी क्योंकि 2018 हमारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, इसीलिए हमने ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ये यूएन की जनरल असेंबली में उठाया था कि ये होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट. क्यू के बाद में एस यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्यों कहा गया इसको 2018 को, क्यों हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों बनाया था? क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि हम माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है गरीब तबके में उसको रद्द कर सकें, कम कर सकें, बंद कर सकें. ठीक है, ये होगा थर्ड. तो हमने जोर दिया, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई. तो होगा फोर्थ. अरेंजमेंट क्या बन रहा है? एस क्यू एस RP, QSPR, QSRP, option C is correct. An Israeli raid in Jenin with combat helicopters, बोल रहे हैं इजराइल के द्वारा से हमला किया गया उनके हमलावर हेलीकॉप्टर्स के जरिए, that killed 7 Palestinians, जिसके तहत 7 पैलेस्टीनियन नागरिकों की मौत हो गई. A gun attack by 2 Palestinians at an Israeli settlement in Eli, that killed 4. और फिर उसी के साथ में क्या हुआ, उसी दौरान में एक गन अटैक हुआ 2 पैलेस्टीनियन नागरिकों ने इजरायली सेटलमेंट मतलब रहशी इलाका जो था एली में, वहां पे गोलीबारी करी और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. एंड अ डैश ऑफ एन अरब विलेज बाय इजरायली सेटलर्स इन विच 1 पैलेस्टीनियन वॉज किल्ड. और फिर वहीं पे एक अरब गांव था, अरब देश का गांव था, उस पे इजरायली सेटलर्स ने कुछ आक्रमण कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया, जहां पे एक पैलेस्टीनियन की अगेन मौत हो गई एंड सेवरल अदर, और कुछ लोगों की
जख्मी हो गए। The occupied West Bank witnessed a sharp dash in violence this week. तो occupied यानी कि कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ता हुआ वायलेंस देखा गया, तेज राइज देखा गया वायलेंस में this week, इस हफ्ते. That is reminiscent dash the waves of attacks and counter attacks during the second intifada, जो कि याद दिलाता है उन अटैक्स का या वेव्स ऑफ अटैक्स और काउंटर अटैक्स का जो कि दूसरे इंतफादा के दौरान पे हुआ था. एज इजराइल टाइटन्स इट्स ग्रिप ओवर द वेस्ट बैंक, अब जैसे जैसे इजराइल जो है वेस्ट बैंक के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वेयर ज्यूइश सेटलमेंट्स हैव ग्रेजुअली डैश, जहाँ पे ज्यूइश लोग जो हैं उनके जो रहशी इलाके हैं उनके जो सेटलमेंट्स है वो धीरे धीरे कम हो सकता है या बड़ा हो सकता है, कुछ क्वांटिफाई किया गया है कि या तो बड़ा है या कम हुआ है. न्यू लोकल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप सच एज द जेनिन ब्रिगेड हैव इमर्ज्ड. तो इसलिए यहाँ पे नए जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट वाले अवरोध वाले जो ग्रुप हैं जैसे कि जेनिन ब्रिगेड, ऐसे ग्रुप और ज़्यादा इमर्ज हो गए और ज़्यादा उत्पन्न हो गए हैं. कैरिंग आउट अटैक्स ऑन इजरायली सोल्जर्स एंड सेटलर्स, जो कि इजरायली सोल्जर्स और वहाँ पे जो इजरायली नागरिक हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं. यूजिंग होम मेड वेपन्स, अपने घर में ही बने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए, लो टेक बॉम्ब, और ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए जिनमें ज़्यादा टेक्निक नहीं, यानी कि ज़रूरी नहीं हैंड ग्रेनेड फेंक रहे होंगे पर बोतल में तेल डाल के रस्सी डाल के उसको आग लगा के भी फेंक सकते हैं, उसको भी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे. ठीक है, तो वो हो गया लो टेक बॉम्ब्स. अब सबसे पहला स्टेटमेंट है, an Israeli raid in Jenin with combat helicopters that killed 7 Palestinians, a gun attack by 2 Palestinians at an Israeli settlement in Eli that killed 4, and a dash of an Arab village. लिंकेज मतलब कुछ कनेक्शन बनाना, जोड़ना. ठीक है. रैम्पेज का मतलब तहस नहस कर देना, तबाह कर देना. ठीक है. एग्रेवेट का मतलब होता है और ज्यादा खराब कर देना. एम्ब्रेस मतलब स्वीकार करना, गले से लगा लेना. ठीक है. एक्सेप्ट करना किसी को. तो यहाँ पे कनेक्शन की बात भी नहीं आ रही कि अरब विलेज को इजरायली सेटलर्स ने कनेक्शन कर दिया, एग्रेवेट कर दिया या एम्ब्रेस कर दिया. उसको क्या कर दिया, रैम्पेज यानी कि तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड rampage of an Arab village by Israeli settlers in which 1 Palestinian was killed and several others injured. The occupied West Bank witnessed a sharp dash, escalation मतलब बढ़ोतरी. ठीक है. इम्प्लीकेशन मतलब जो कंक्लूजन निकल कर आया. रैमिफिकेशन मतलब कि कॉन्सिक्वेंस, और फ्लक्चुएशन मतलब जो अस्थिरता है. तो यहाँ पे एस्केलेशन देखा गया ना, शार्प एक्सकेलेशन यानी कि बढ़ोतरी देखी गई, तीक्ष्ण बढ़ोतरी देखी गई वायलेंस में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एस्केलेशन एंड वायलेंस दिस वीक दैट इज रेमिनिसेंट ऑफ, किसी चीज की याद दिला रहा है ना तो रेमिनिसेंट ऑफ आएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द वेव्स ऑफ अटैक्स किसकी याद दिलाता है, उन अटैक और काउंटर अटैक के दौर की याद दिलाता है जो कि सेकेंड इंतिफादा के दौरान में हुआ था. ठीक है. एज इजराइल टाइटन्स इट्स ग्रिप ओवर द वेस्ट बैंक वेयर जूइश सेटलमेंट्स हैव ग्रेजुअली मशरूम्ड, तो वहां पर तेजी से बढ़ रही है. ठीक है. और पास्ट की घटना है ग्रेजुअली मशरूम्ड. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में तोड़ा है, जिसमें भी एरर है हमें वो बताना है. द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम. बोल रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो दे दी जाएगी. विल मतलब आगे फ्यूचर में होने वाली है, तो ट्राइड तो मतलब पास्ट की घटना है. ईडी क्या हो गया, ट्राई का पास्ट फॉर्म हो गया, यानी कि ट्राइड नहीं आएगा या विल नहीं आएगा. अब हमें पता चल रहा है कि फंड्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर वो कर लें तो, अगर वो टाइम से प्रपोजल दे दें तो. सो इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम. आगे फ्यूचर की बात है ना कि समय से दे दें, तो समय से दे दें यानी कि फ्यूचर की बात है. हम पास्ट को इग्नोर कर सकते हैं, फ्यूचर को नहीं. ठीक है. तो ट्राइड की बजाय क्या आ जाएगा, ट्राई. इफ दे ऑल ट्राई to submit the proposal well on time. A
person who does not believe that God or gods exist. ऐसे व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं उनको क्या बोला जाता है? एथिस्ट. इर्रेवरेंट मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्ट नहीं करता हो लोगों की या दिखाता नहीं हो. एथिस्ट मतलब ऑप्शन बी, गॉड की या गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ना विश्वास करने वाला. प्रोफेन अपवित्र. ब्लास्फेमस यानी कि ईश्वर की निंदा करने वाला. ऑप्शन बी एथिस्ट इज करेक्ट. शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है धोखाधड़ी, डिसऑनेस्टी. इसका हमें क्या करना है? मीनिंग बताना है. डिसऑनेस्टी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person. बोल रहे हैं लेकिन जो सवाल रस्किन बॉन्ड के दिमाग में अनसेटल्ड रहा, उनको एंशियस बनाता रहा. परटर्ब्स मतलब एंशियस या अनसेटल्ड. वो क्या था? इज व्हाट सोशल प्रेशर की क्या सामाजिक प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज किसी डिसऑनेस्ट व्यक्ति के अगेंस्ट में हम उसको लगा सकते हैं. द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल. जैसे कि उदाहरण के तौर पे मर्चेंट्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो उनको क्या करना चाहिए? उनको लोगों को एकदम प्योर चीज़ें देनी चाहिए. Ruskin believes that in every civilized society there exist 5 intellectual professions, namely the soldier, the pastor, the physician, the lawyer and the merchant. Ruskin का मानना था कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर 5 इंटेलेक्चुअल यानी कि अच्छे वाले प्रोफेशंस हैं, जिनमें एक सोल्जर का नाम है, सोल्जर का प्रोफेशन अच्छा है. पैस्टर कौन होता है? जो चर्च के अंदर पादरी होते हैं ना, उनको बोला जाता है पैस्टर का है, लॉयर का है या फिर मर्चेंट का है. पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली. जो भी लोग इन 4-5 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी ड्यूटी जो है बड़े ऑनेस्टली करेंगे. ठीक है, या उनसे उम्मीद रखी जाती है. तो सबसे पहले तो ये कि रस्किन का ये मानना था कि हर एक जो है कि तभी उनके बात आएगी ना कि डिसऑनेस्ट पर्सन के ऊपर भी क्या समाज दबाव बना सकता है. ठीक है, तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद में ये इन्हीं प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के बारे में बोला कि इनसे उम्मीद की जाती है कि अपना काम जो है ईमानदारी से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे. थर्ड आ जाता है कि मर्चेंट, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उनको ये काम जो है लोगों को सप्लाई करने का, वो बड़े ईमानदारी से और प्योर चीज़ें सप्लाई करने चाहिए. लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उनके दिमाग में उथल पुथल मचाता था वो ये था कि क्या किसी डिसऑनेस्ट पर्सन के अगेंस्ट सामाजिक प्रेशर लगाया जा सकता है. तो अरेंजमेंट क्या बन गया? CDBA. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बट शी हैज़ नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर. लेकिन उसको कोई भी ये पता नहीं था, इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि एक कोई आंट और अंकल जो है वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं. द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु बिलीव शी इज़ द ओनली वन ऑन द प्लानट. द स्ट्रेंज चाइल्ड जो है वो एक ऐसी युवा लड़की की कहानी है जिसको ये लगता था कि इस धरती पे उसके अलावा कोई भी नहीं बचा. हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश इनटू थिन एयर वन डे. उसके पेरेंट्स जो थे वो एक दिन अचानक ही गायब हो गए. शी ट्रैवल द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवाडा बिकॉज शी एस्पायर्स टू रिसाइड इन द मोजावे डिजर्ट. बोल रहे हैं कि वो नेवाडा की सर्च में दुनिया भर में घूमती रही, ट्रैवल करती रही, क्योंकि उसको क्या करना था, उसका महत्वाकांक्षा थी, आशा थी, उम्मीद थी कि वो मोजावे डिजर्ट में रहेगी. ठीक है, वहां पर रहने की उसकी आशा थी. तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देना है कि शी कौन है. यहाँ पे शी, स्ट्रेंजर चाइल्ड, जो एक लड़की की कहानी है वो शी है. तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा. बी के बाद में आएगा कि उसके पेरेंट्स तो एक दिन अचानक से गायब हो गए. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होगा इसलिए वो दुनिया भर घूम रही थी, भटक रही थी और वो मोजावे डिजर्ट में रहना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक आंट और एक अंकल उसका वहां पे वेट कर रहे हैं. सो ये हो गया 4. तो अरेंजमेंट क्या बन गया? BCDA. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.